नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे। आप देखें न्यूज 11 भारत और लेकर हाजिर हूं 11 स्पेशल। कार्यक्रम की शुरुआत बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज से करना चाहूंगा क्योंकि वक्त ऐसा है कि जब आप डरे हुए हैं, बेबस हैं, लाचार हैं, घबराए हुए हैं, तो ऐसे में आपको थोड़ी सी हम अपने ओर से सिंपैथी देना चाहते हैं। और सिंपैथी इस अंदाज में कि राहत इंदौरी साहब के अंदाज में याद आ रहे हैं मुझे राहत इंदौरी साहब मरहूम और उनके वो शेर जो काफी हद तक लोगों के दिलों में, जहन में आज भी जिंदा है। वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। और इसी तर्ज पर हम ये कहना चाहते हैं, वो डराते हैं मगर डरने का नहीं। डरा रहा है कौन? कोरोना डरा रहा है। डरा कौन रहा है? व्यवस्थाएं डरा रही हैं। तो इन व्यवस्थाओं से डरने की जरूरत तो है क्योंकि कोरोना है, संक्रमित कर रहा है, कोरोना है, लोगों की जान ले रहा है। लेकिन इन सब के बीच में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिससे आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, उस ओर जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये अफवाह भी है। अफवाह क्या है कि रेमडेसिविर, इसके बगैर आपकी जान नहीं बचेगी। एक अफवाह, एक भ्रम जैसा फैल चुका है, जबकि बार बार डॉक्टर्स कहते हैं कि हां, एक जीवन रक्षक दवा वो जरूर है। और शायद यही वजह है कि इस घबराहट की वजह से हमने स्टिंग ऑपरेशन भी किया और उसके बारे में जो खामियां थी उसके सप्लाई को लेकर वो हमने जानने की कोशिश की, तो पाया कि हां, गड़बड़ियां हैं, डीआई स्तर पर बहुत गड़बड़ियां हो रही हैं। इसके साथ साथ ऑक्सीजन सिलेंडर से जुड़ी जानकारी भी हमने आपके सामने रखी कि किस तरीके से इसकी कमी होने लगी थी। तो ऑक्सीजन का सिलेंडर, रेमडेसिविर, ये ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं लोगों में घबराहट पैदा कर रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि एकमात्र बचने के तरीके यही नहीं है। अगर आपके पास सिम्टम्स ऐसे हैं जिसमें लास्ट स्टेज में आप पहुंच गए हैं, तब इन तमाम चीजों की जरूरत आपको पड़ती, वरना कई बार तो जरूरत ऐसी हो जाती है कि आप बहुत ही सामान्य तरीके से कुछ मामूली दवाइयों का इस्तेमाल करते हुए आप अपने घर में उन चीजों के जरिए संक्रमित को ठीक कर सकते हैं। आप पॉजिटिव से नेगेटिव हो सकते हैं। और इसीलिए हमने आज इस खास कार्यक्रम को नाम दिया है अफवाहों से बचिए, क्योंकि इसी अफवाह के जरिए जो निजी अस्पताल है या अस्पताल है वहां पर पैनिक क्रिएट हो रहा है। लोगों को लग रहा है कि ये दवा आपको मिलेगी नहीं तो आप अपने मरीज को खो देंगे। आपको लग रहा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर मिलेगा नहीं तो आप अपने मरीज को बचा नहीं पाएंगे। और इसलिए कई लोग ऐसे हैं जो लगातार ऑक्सीजन सिलेंडर कंधे पर रखकर अब अस्पताल पहुंचने लगे हैं। तो ऐसी स्थिति से आपको बचना है, इन अफवाहों से आपको बचना है। व्यवस्थाएं लचर है, हालत खराब है, मगर 3 अफवाहों ने मेडिकल व्यवस्था की हालत खराब कर रखी। जी हां, पहली धारणा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर है, जबकि आईएमए रांची के अनुसार रेमडेसिविर इंजेक्शन कोविड पॉजिटिव मरीजों के लिए रामबाण नहीं है। ठीक है, जीवन रक्षक दवा यह है, लेकिन रामबाण दवा नहीं है। डेक्सोना उससे बेहतर दवाई है जिस पर फोकस किया जाना चाहिए। वहीं ऑक्सीजन सिलेंडर और अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड को लेकर भी राज्य भर में पैनिक की स्थिति बनी हुई है। तो अफवाहों से क्यों नहीं बचना है, इसको समेटता हुआ एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं ताकि आप तय कर लें कि कोरोना के इस काल में आपको धैर्य रखना है या आपको पैनिक होना है। ये रिपोर्ट देखिए पहले आप। कोरोना काल में अफवाह बिगाड़ रहा हाल। अफवाहों से हलकान है मेडिकल सिस्टम। इन दिनों हर किसी की जुबान पर चढ़े हैं 3 शब्द: रेमडेसिविर, ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड। कोविड मरीजों में भी समा रहा डर। इस भय से भी जा रही है बहुत सारे लोगों की जान। आईएमए दे रहा अफवाहों से बचने की सलाह। इन दिनों बस 3 ही शब्दों की चर्चा आम है: रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन सिलेंडर और अस्पताल में ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड। इन तीनों चीजों के लिए लोग बहुमांगी कीमत भी देने के लिए तैयार है। हर कोई बस इन तीनों चीजों की ही पैरवी करने में लगा हुआ है। मांग इतनी है कि तीनों चीजें हैं आउट ऑफ स्टॉक और कोविड मरीजों में भी समा गया है डर। इस भय से भी बहुत सारे लोगों की जान जा रही है। आईएमए रांची के डॉक्टर अजीत ने कहा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन हरगिज कोविड मरीजों के लिए रामबाण नहीं है। लोग पैनिक बाइंग कर रहे हैं, इसलिए इसका ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है। ये आप लोग के माध्यम से मैं मैसेज देना चाहता हूं कि पैनिक बाइंग से बचे। रेमडेसिविर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मिल रही है। पहला चीज।
दूसरा चीज है पैनिक हॉस्पिटलाइजेशन से भी बचे। लोग हमें फोन कर रहे हैं 92 हो गया, 93 हो गया, मेरे लिए एक बेड रख दीजिए, आ रहे हैं, भर्ती हो जा रहे हैं। हम लोग बोल रहे हैं नहीं घबराइए मत, बेड है। और सच्चाई यही है कि ऑक्सीजन बेड अवेलेबल है सदर में। इनॉक्सापेरिन और डेक्सोना ये ज्यादा लाइफ सेविंग है। मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, जो लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन है उसका रोल, डेक्सोना का रोल ज्यादा बड़ा है रेमडेसिविर से, ये जानने की जरूरत है। प्लाज्मा और रेमडेसिविर को जिस तरह से बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है वैसा नहीं है। रेमडेसिविर इज नॉट लाइफ सेविंग, इट्स जस्ट ट्रायल ड्रग, अभी भी वो ट्रायल फेज में है। ये मैसेज बहुत जरूरी है क्योंकि हमें खबरें आ रही है कि उसका ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है और जिसको जरूरत है उसको नहीं मिलके, जिनको जरूरत नहीं है वो खरीद के घर में रख रहे हैं। दूसरा पैनिक ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर है, जिस पर सदर अस्पताल से जुड़े डॉक्टर अजीत कुमार ने कहा कि सदर अस्पताल और रिम्स में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध है, मगर फिर भी लोग अपने अपने कंधों पर ऑक्सीजन सिलेंडर उठाए फिर रहे हैं। यही वजह है कि मांग इतनी बढ़ा दी गई है कि सिलेंडर को लोगों ने भूमिगत कर दिया है। फ्लोर पे 2 डॉक्टर हैं, एक फ्लोर पे 110 पेशेंट है। 110 पेशेंट को 2 डॉक्टर देख पाएंगे, कितना देख पाएंगे नहीं। लेकिन जहां से कॉल आ रहा है कि भैया आइए देखिए, डॉक्टर 100% जा रहे हैं। कहीं से ऐसा नहीं है कि डॉक्टर नहीं जा रहे हैं, ये मैं गारंटी लेता हूं क्योंकि मैं अंदर की स्थिति जानता हूं। आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर शंभू कुमार ने कहा कि अस्पताल में बेड की कमी है, मगर अफवाहों ने लोगों की नींद उड़ा दी। खासकर रेमडेसिविर इंजेक्शन के अलावा भी कई विकल्प हैं। लोगों को चाहिए कि अफवाहों से बचें। भयभीत हैं। पहले डॉक्टर लोग देखते थे ऑक्सीजन लेवल, अभी खुद ब खुद या उनके परिवार के सदस्य देख देख करके और अपने से आंकड़ा निकाल रहे हैं कि नहीं ये तो अब तो बहुत कम देर का मेहमान है, या लगता है कि इनके लिए कुछ करना पड़ेगा, या बिना वेंटिलेटर का नहीं बचेंगे। जबकि कोरोना के बारे में इतना लोगों को समझना चाहिए यार, अभी तक का जो आंकड़ा है कि 85% एसिम्टोमेटिक होते हैं या माइल्ड सिम्टोमेटिक होते हैं। केवल 15% ही लोग मरते हैं या बीमार पड़ते हैं या अति गंभीर होते हैं। और वो जो अति गंभीर होकर बीमार भी पड़ के मरते भी हैं तो पहले से ही उनका कुछ न कुछ कोमॉर्बिडिटी रहता है, वही लोग ज्यादा मरते हैं। सरकार भी कोविड कंट्रोल और संक्रमण से बचाव को लेकर प्रयासरत है। ऑक्सीजन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने भी पहले ही कहा था कि झारखंड में 60 लाख टन ऑक्सीजन उपलब्ध है और ऑक्सीजन के कई प्लांट भी मौजूद हैं। जरूरत है इंडस्ट्री और मेडिकल सिस्टम के बीच सामंजस्य स्थापित करने की, साथ ही ऑक्सीजन उपलब्धता की स्टेटस जारी करने की। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन राजा के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट देखने के बाद हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके मन में थोड़ी सी राहत की उम्मीद जगी होगी, जो लगातार इस बात को लेकर खौफजदा थे कि रेमडेसिविर नहीं मिला तो क्या होगा, ऑक्सीजन सिलेंडर अगर हम नहीं पहुंचा पाए अपने मरीज तक तो क्या होगा। तो ऐसे बहुत सारी अफवाहों को समेटने के लिए हमने इस रिपोर्ट को तैयार किया, क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। क्योंकि इस मौजूदा दौर में जिस तरह से लोग डर रहे हैं या लोगों के मन में भ्रांतियां पैदा हो रही हैं, वो भी काफी हद तक वजह बन रही हैं मरीजों की स्थिति को और गंभीर करने के लिए। तो इसलिए हम आज हमारे कुछ खास मेहमानों के साथ चर्चा करते हुए इन तमाम अफवाहों पर विराम देने की कोशिश करेंगे, जो कोरोना से भी ज्यादा भयावह बना हुआ है इस दौरान मेडिकल सिस्टम के लिए। कोरोना तो है, कोरोना संक्रमण तो है, लेकिन इसके साथ साथ जो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो बने हुए हैं वो लोगों को परेशान करते हैं और उसकी वजह से पैनिक क्रिएट होता है। तो हमारे साथ हम रुख करते हैं हमारे 2 खास मेहमानों का। फिलहाल और भी कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। हम सीधा रुख करते हैं धनबाद का। धनबाद में हमारे साथ डॉक्टर निर्मल जुड़ रहे हैं और उसके साथ साथ जमशेदपुर से डॉक्टर संतोष गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और इन डॉक्टर्स के जरिए हम उन तमाम अफवाहों को विराम देने की कोशिश करेंगे और लोगों के मन में एक आत्मविश्वास पैदा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। हम सिर्फ खबर दिखाते नहीं हैं, उस खबर का असर भी हम जानना चाहते हैं कि खबर का असर क्या हो रहा है, और इसलिए उन खबर के असर के तहत हम लोगों में मन में जो खौफ है उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सीधा रुख करते हैं जमशेदपुर का डॉक्टर संतोष गुप्ता का। संतोष गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप हमारे साथ जुड़े इस और अपना बहुत ही बहुमूल्य समय हमें आपने दिया। जी नमस्कार। क्या आवाज पहुंच रही है डॉक्टर साहब आप तक? हाँ जी 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 डॉक्टर साहब, हमने एक रिपोर्ट अभी दिखाई लोगों को कि किस तरीके से अफवाह
से आपको बचना है और कैसे अपने आत्मबल को मजबूत रखना है। तो क्या वास्तव में जो बात की जाती है रेमडेसिविर की, वो सच है कि वो बहुत ज्यादा कारगर साबित नहीं हो रहा, लेकिन लोग उसके लिए पागल हो जा रहे हैं? लोगों को ये लग रहा है कि रेमडेसिविर एक रामबाण है, जबकि ऐसा नहीं है। सभी कोरोना के मरीजों को रेमडेसिविर की आवश्यकता नहीं है। जी। जब बहुत सारे माइल्ड डिजीज होते हैं, जो कोरोना होता है वो माइल्ड लक्षण होता है, 2-3 दिन बुखार आती है, थोड़ा खांसी रहता है, वो 4-5 दिन में खुद रिकवर कर जाते हैं। वैसे लोगों को होम आइसोलेशन में रहना है, अस्पताल भी नहीं जाना है। अस्पताल उन लोगों को जाना है जिनका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। वैसे लोगों में बाकी जो ब्लड के जो कुछ पैरामीटर्स है वो भी देखा जाता है, और सीटी थोरेक्स का रेशियो देखा जाता है, कितना आ रहा है वो। उसको देखने के बाद फिर रेमडेसिविर पे निर्णय लिया जाता है कि किनको देना है रेमडेसिविर। वो निर्णय देखने के बाद ही हम लोग पेशेंट का चुनाव करते हैं कि किनको रेमडेसिविर देना है, किनको सिर्फ बाकी मेडिसिन के और ऑक्सीजन के सहारे रखना है। ये निर्णय उस समय लिया जाता है। लेकिन लोगों में एक पैनिक ऐसा हो गया है कि रेमडेसिविर चाहिए। तो मुझे लगता है कि जितने कोरोना के पॉजिटिव हो रहे हैं, सभी को रेमडेसिविर की आवश्यकता नहीं है। चलिए, तो बिल्कुल डॉक्टर संतोष गुप्ता को सुना आपने, जिन्होंने साफ कर दिया है कि रेमडेसिविर एक विकल्प है, एक दवा जरूर है, जीवन रक्षक दवा है, लेकिन हर परिस्थिति में उसका इस्तेमाल हो ये जरूरी नहीं है। ये डॉक्टर्स तय करते हैं कि कब उसका इस्तेमाल किया जाना है और किया भी जाना है या नहीं जाना है। अब हम रुक कर लेते हैं धनबाद का। डॉक्टर निर्मल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, एक रिपोर्ट हमने दिखाई कि जितनी ज्यादा जो डर है लोगों के मन में तमाम व्यवस्थाओं को लेकर, उससे ज्यादा अफवाहों की वजह से वो घबरा जाते हैं। तो क्या वास्तव में एक सच है कि कोरोना के इस काल में संक्रमण के साथ साथ अफवाह की वजह से भी लोगों की तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब हो जा रही है, खासतौर से बहुत सारे ये बात सही है बिल्कुल आपकी। ये बात बिल्कुल सही है कि लोगों में भय बहुत ज़्यादा हो गया है। ये जरूर है कि इस बार जो है नंबर ऑफ जो रोगी आ रहे हैं वो ज़्यादा है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि सभी सीरियस हो रहे हैं या सभी को हॉस्पिटल में भर्ती होने की ज़रूरत है। उसमें हम लोग ऑक्सीजन लेवल वगैरह देख करके 94% से ऊपर होने से उसको होम आइसोलेशन में रखते हैं। और जो दवाई अभी आज ही अखबार में जो है पूरा गवर्नमेंट की गाइडलाइन निकली है, उसमें जो दवाइयाँ दी हुई है वो घर में भी डॉक्टर की सलाह से पेशेंट ले सकते हैं और उसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब। और जहाँ तक इंजेक्शन का जी हाँ, आप अपनी बात रखिए। जहाँ तक इंजेक्शन का सवाल है, इंजेक्शन रेमडेसिविर के बारे में, उसमें हर पेशेंट को नहीं चाहिए है। माइल्ड केस में तो बिल्कुल नहीं चाहिए है, मॉडरेट केस में सेलेक्टिव है, सीवियर केस में जो है डॉक्टर जो है अपना, जैसा कि जमशेदपुर में डॉक्टर साहब ने बताया, उसी हिसाब से हम लोग निर्णय करते हैं कि किस में ज़रूरत है और किस में नहीं ज़रूरत है। हर कोरोना पेशेंट को रेमडेसिविर इंजेक्शन से कोई फ़ायदा नहीं होने का है। बिल्कुल। तो ये जो गलत धारणा बन गई है, जिसके चलते क्राइसिस महसूस हो रहा है। लेकिन हम लोग जो काम कर रहे हैं तो हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि नहीं, हर पेशेंट को ज़रूरत नहीं है। इसके चलते ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। जो दवाइयाँ बाज़ार में आराम से उपलब्ध हो जाती हैं वो गायब हो गई हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल बात आपने रखी और ये दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है। और हम रुख कर लेते हैं डॉक्टर कुणाल का, जो रांची से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुणाल साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, देखिए, आप लोग लगातार, आप भी इस दौरान लगातार कोरोना संक्रमितों के इलाज में जुटे हुए हैं। तो जो रिपोर्ट हमने दिखाई और बाकी दोनों डॉक्टर साहब ने भी कहा, क्या आप भी इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि आपका व्यू जानना भी जरूरी है। क्या रेमडेसिविर वास्तव में बहुत जरूरी है इस बीमारी के इलाज में, या ये एक अफवाह ज्यादा बन चुका है? हाँ, एक जीवन रक्षक दवा तो है, लेकिन अफवाह ज्यादा है। देखिए, जहाँ तक सवाल है रेमडेसिविर का,
तो इट डिपेंड्स अपॉन द सीवियरिटी, किस तरह का पेशेंट का लक्षण है और कितना सीवियर है इन्फेक्शन, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये दवा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो ये टोटल डिसीजन जो है ये डॉक्टर के ऊपर ही होना चाहिए कि रेमडेसिविर देना है या नहीं देना है। वो सारा चीज़ हम लोग सीवियरिटी को मद्देनज़र रखते हुए, सैचुरेशन लेवल और सिम्टम्स, लंग्स में कितना इन्वॉल्वमेंट है, ये सब सारी चीज़ों को देखते हुए, और कितना डे ऑफ इलनेस है, पेशेंट का क्लिनिकल सिम्टम्स कितने दिनों पहले से स्टार्ट हो गया है और अभी कितने दिन से वो पेशेंट सफ़र कर रहा है, और वो सब सारी चीज़ों को एक साथ हम लोग समराइज करते हैं और उसके बाद डिसीजन आता है। और बाकी ब्लड का भी पैरामीटर्स हो गया, तो इन सब सारी चीज़ों को एक साथ कंपाइल करके और फिर हम एक डिसीजन पे आते हैं कि रेमडेसिविर का कहाँ तक यूज़ होना चाहिए, कितना जस्टिफाइबल है। बिल्कुल। तो हर कोविड पॉजिटिव के लिए रेमडेसिविर ज़रूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है कि पेशेंट का इन्फेक्शन कितना सीरियस है और कितने दिनों का इन्फेक्शन ऑलरेडी उन्होंने उनका इन्फेक्शन का डेट कितना दिनों का हो चुका है, उसके ऊपर भी काफ़ी ये करता है, डिपेंड करता है। बिल्कुल गुलाम साहब, आपने बहुत ही एक राहत वाली बात यहाँ पर रखी है कि हाँ, जरूरी तो है कि रेमडेसिविर कई बार जरूरत पड़ती है, देनी पड़ती है। अब हम रुक कर लेते हैं डॉक्टर संतोष का, जो जमशेदपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर संतोष, ये बातें तो साफ हो गया, आप तीनों के बातचीत से अंदाजा लग गया कि रेमडेसिविर जरूरत तो है और वो समय के हिसाब से आप इस्तेमाल करते भी हैं, लेकिन जब लोग अपने स्तर पर रेमडेसिविर के जुगाड़ में लग जाते हैं, वहां परिस्थिति थोड़ी सी भयावह होने लगती है और लोग पैनिक होने लगते हैं। तो रेमडेसिविर नहीं तो फिर उसके विकल्प में आप क्या इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर संतोष? जी, रेमडेसिविर अगर नहीं है और पेशेंट का जो पैरामीटर्स हम लोग देखते हैं कि सीटी थोरेक्स का थोड़ा सा खराब आ रहा है और सीआरपी एक ब्लड पैरामीटर है, सीआरपी है, फेरेटिन है, तो ये सब सारी चीज़ों देख के फिर हम लोग स्टेरॉइड पे जाते हैं। स्टेरॉइड एक रामबाण साबित हो रहा है इस पे, जो डिजीज के प्रोग्रेस को बहुत तेजी से रोकता है। एक साइटोकाइनिन स्ट्रोम बोल के आता है, उस फेज में सबसे ज्यादा मरीज को दिक्कत होता है लक्षण में, तो वो उस समय हम लोग रेमडेसिविर नहीं है तो स्टेरॉइड देते हैं और वो एक रामबाण साबित होता है। बाकी और फ्लेविपिराविर टैबलेट है, वो टैबलेट का बहुत अच्छा रिपोर्ट नहीं रहा है, पहले भी नहीं रहा, अभी भी बहुत ज्यादा नहीं है, लोग ले रहे हैं, लेकिन वो सब्स्टिट्यूट रेमडेसिविर का तो नहीं है बिल्कुल। चलिए अब हम चलते हैं डॉक्टर निर्मल के पास, जो धनबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, देखिए कि एक चीज तो निकल कर यहाँ पर साफ हो रही है कि रेमडेसिविर की जरूरत तो है, लेकिन उतनी नहीं है जितना मार्केट में एक रूमर सा बन चुका है, एक अफवाह सा फैल गया है कि मरीज को लगता है कि अगर वो रेमडेसिविर की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे तो डॉक्टर्स भी उनके मरीज को नहीं बचा पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में और आपको क्या लग रहा है, और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो जिससे लोगों को बचना, वो कौन कौन सी अफवाह है जो लोगों को लगता है कि ऐसा होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं भी होगा तो चलेगा, वो कौन कौन सी अफवाह आपको लगता है कि अभी भी मेडिकल सिस्टम में किसी न किसी रूप में मौजूद है? पेशेंट मेरे हॉस्पिटल में जो है जी वो भर्ती हैं, उसमें हम लोग जो है पेशेंट का जो है ऑक्सीजन देखते हैं, उसका टेम्परेचर देखते हैं, उसका रेस्पिरेशन देखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जो है उसको ये असेस करते हैं कि उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है कि नहीं है। अभी के जो कोरोना काल में जो है जो नया स्ट्रेन आया है उसमें हम लोग देख रहे हैं कि 94-95% अगर ऑक्सीजन किसी का है तो कंफर्टेबल है, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, बिना ऑक्सीजन के भी वो जो है रिकवर कर रहा है बहुत अच्छी तरह से और उसको कोई परेशानी नहीं हो रही है। हाँ, लंग्स का जो इन्वॉल्वमेंट है उसमें ऑक्सीजन उसको रोकने में बहुत ज़्यादा कोई मदद नहीं करता है। उसको मेन है कि इंजेक्शन किस समय देना है और ऑक्सीजन कब देना है ये डिसाइड करना पड़ता है स्पॉट पर ही। कई बार तो पेशेंट हम लोग पास बहुत लेट आते हैं, वो घबराए हुए आते हैं कि मेरे को कोरोना हो गया, आज रिपोर्ट आया है 4 दिन के बाद, तो 4 दिन तक तो वो अपना इलाज करा रहा है, तब तक तो उसको कुछ नहीं हुआ। 4 दिन का जैसे रिपोर्ट आया तो पैनिक हो जाता है, तुरंत हॉस्पिटल का बेड खोजने लगता है। हॉस्पिटल में बेड जो है वो लिमिटेड है, हर हॉस्पिटल में कुछ लिमिटेड बेड जो है। अभी तो सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया कि हर हॉस्पिटल में जो है कुछ बेड को रिजर्व कर दिया, जिससे कि बेड अवेलेबिलिटी बहुत बढ़ गई है, तो इससे भी पैनिक थोड़ा कम हुआ है।
तो मैं लोगों को यही अपील करूंगा कि वो घबराए नहीं, अपने डॉक्टर को इलाज करने दें, उस पर भरोसा रखें और गवर्नमेंट पर भरोसा रखें। सारी व्यवस्था हो रही है, बहुत तेज़ी से कोरोना फैला है, जिसके चलते जो है ये सारी परेशानियां थोड़ी देर के लिए हो रही है। बिल्कुल, तो जितनी तेजी से फैला उतनी तेजी से हम इससे खत्म भी करेंगे। बस जरूरत ये है कि आप धैर्य रखें। डॉक्टर कुणाल का रुख करते एक बार फिर से हम। डॉक्टर कुणाल, आमतौर पे ये माना जाता है कि डॉक्टर्स के पास जब हम पहुंचते हैं या अस्पताल पहुंचते हैं और अगर हमको लगता है कि रिपोर्ट हमारी पॉजिटिव आ गई है तो हम हमेशा ये प्रिस्क्राइब करते कि नहीं, हमें ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड ही चाहिए। तो एक तरह का ये अफवाह ही है या वाकई में ये डॉक्टर्स की ओर से प्रिस्क्राइब किया जाता है कि नहीं, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड ही आप लीजिए, आप सामान्य बेड पे नहीं आ सकते? कुछ ऐसी चीजें भी आती हैं क्या आप लोग के इलाज के दौरान, या लोग खुद से डॉक्टर बन रहे होते हैं? नहीं, मैंने ये जनरली जब खुद ही से डिसाइड कर रहे होते हैं कि उनको ऑक्सीजन बेड चाहिए तो ऑब्वियसली बात है वो खुद ही डॉक्टर बन रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन बेड की रिक्वायरमेंट है या नहीं है ये पूरी तरह से डॉक्टर के ऊपर ही छोड़ना चाहिए कि सच में उस पेशेंट को ऑक्सीजन बेड की रिक्वायरमेंट है या नहीं। वो हम लोग पेशेंट के कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए, लंग्स में कितना इन्वॉल्वमेंट है उस सबको देखते हुए हम लोग इस डिसीजन पे आते हैं कि उनको सच में ऑक्सीजन की ज़रूरत है या नहीं है। अगर सैचुरेशन लेवल 90 के ऊपर में रह रहा है विदाउट एनी ऑक्सीजन सपोर्ट, और अगर पेशेंट को हम लोग यूजुअली प्रोन करने के लिए, उल्टा लेटने के लिए बोलते हैं और इंसेंटिव डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के लिए बोलते हैं, तो ये दो चीज़ें करने से ही मोरलेस प्रॉब्लम कुछ हद तक सॉल्व हो जाती है। अगर पेशेंट का सैचुरेशन लेवल अबव 90 है ऑन रूम एयर, तो जनरली इस तरह के पेशेंट्स को अगर अपने लाइफस्टाइल में इसको शामिल कर दे, दिन में 12 से 16 घंटा प्रोन पोजीशन और इंसेंटिव स्पायरोमेट्री कंटिन्यू करें, तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कंटिन्यू करें, तो काफ़ी हद तक पेशेंट्स का प्रॉब्लम ऑक्सीजनेशन को लेके ये सॉल्व हो जाता है। लेकिन कुछ स्ट्रेन ऐसे हैं जिनमें सच में ये सब करने का भी कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हो पाता। उस केस में रेमडेसिविर भी बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाती, कई जगह ऐसा देखा गया है कुछ स्ट्रेन्स में। तो ऑफ कोर्स ऑक्सीजन बेड्स की ज़रूरत होती है, लेकिन वहीं पे जहाँ पे जस्टिफाइबल है, जहाँ पे सैचुरेशन लेवल गिर रहा होता है पेशेंट्स का, ब्रीदिंग डिफिकल्टी और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग वगैरह ये सब कंटिन्यूसली रहता है ऑनगोइंग, तो इस सब केसेस में हम लोग जनरली ऑक्सीजन बेड के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं। यूजुअली पेशेंट्स जो एसिम्प्टोमेटिक आते हैं या फिर माइल्ड कफ और माइल्ड फीवर के साथ आते हैं, तो उनको ऑक्सीजनेशन की मतलब ऑक्सीजन बेड की जरूरत नहीं पड़ती है, जिनका सैचुरेशन ऑन एयर मोर देन 90 to 94 के बीच में रह रहा है। तो बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर कुणाल, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो हम तमाम दर्शकों से हम गुजारिश करते हैं कि फिलहाल इस कार्यक्रम को आप देखें, समझें कि हमारे डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं। आप बेवजह हैवॉक जो है वो क्रिएट ना करें, पैनिक क्रिएट ना करें। आप अस्पताल जाएं तो पूरे धैर्य के साथ, गंभीरता के साथ डॉक्टर्स जो इलाज में जुटे हुए आपके मरीज के, उनकी बातों को सुने। आप खुद से ये तय ना करें कि वेंटिलेटर वाला बेड चाहिए आपके मरीज को, या आईसीयू वाला बेड चाहिए, या ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड चाहिए। डॉक्टर्स को तय करने दीजिए। डॉक्टर्स ही तय करेंगे कि आपके मरीज को किस स्थिति वाला या किस सीवियरिटी वाला कोरोना संक्रमण है। हम एक बार रुक करते हैं डॉक्टर कौशल का, जो हमारे साथ जुड़े हैं रांची से। डॉक्टर कौशल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपको हम जानकारी दे दें कि हमारे साथ धनबाद से डॉक्टर संतोष जुड़े हुए हैं, माफ कीजिएगा डॉक्टर निर्मल जुड़े हैं, और उसके साथ साथ आपके रांची से ही डॉक्टर कुणाल जुड़े हैं। तो ये लोग जुड़े हुए हैं, तो और आप हमारे साथ जुड़ गए। तो हम रेमडेसिविर को लेकर चर्चा कर रहे थे कि एक अफवाह सी बन गई है मार्केट में, और इसी वजह से उसकी स्कार्सिटी हो गई है मार्केट में। लोग किसी भी कीमत पर उसे खरीदना चाहते हैं। तो क्या ऐसा लगता है कि वो खुद से ही डॉक्टर बन रहे हैं, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया या ना किया, वो मरीज को जब भर्ती कराते तभी से वो जुगाड़ में लग जाते कि हमें रेमडेसिविर मिल जाए किसी भी तरीके से? ये अफवाह है या वास्तव में हकीकत भी है ये कि रेमडेसिविर जरूरत है? रिव्यू आपका भी जानना चाहेंगे। देखिए इस चीज से ये नहीं किया जा सकता है कि रेमडेसिविर का जरूरत नहीं है, लेकिन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में रेमडेसिविर जो है वो सबसे आगे नहीं आती। जो सबसे आगे चीज आती है इस पूरे कोविड के ट्रीटमेंट में, एविडेंस बेस्ड, जो हम लोग बोलते हैं साक्ष्य प्रमाणता के साथ कोई ट्रीटमेंट है पार्ट,
तो वो प्रोन पोजीशन है, मतलब उल्टा लेट के सोना। फर्स्ट चीज एकमात्र अभी तक फुल एविडेंस के साथ है जो जी। सेकंड उसके बाद आती है, अगर उसके बाद भी हो गया आगे निमोनिया का, मैं जो बात कर रहा हूं ये सब कोविड निमोनिया का जी ट्रीटमेंट पता। तो कोविड से निमोनिया हुआ तो सबसे फर्स्ट ट्रीटमेंट का फर्स्ट चीज है कि आपको उल्टा लेट के सोना है, क्योंकि वो उसका आगे का प्रोग्रेस को भी रोकता है और जिसको नहीं हुआ उसको होने से भी बचाता है। तो उल्टा लेट के सोना फर्स्ट चीज का ट्रीटमेंट है जो प्रिस्क्राइब करते हैं, जो एविडेंस बेस्ड है। बिल्कुल। सेकंड जो ट्रीटमेंट है वो हम लोग देते हैं स्टेरॉइड्स। अभी तक जिसका एविडेंस मिला स्टेरॉइड्स में भी डेक्सोना को प्रेफर्ड किया गया है, लेकिन सारे स्टेरॉइड्स काम करते हैं, स्टेरॉइड्स हैं। निमोनिया को इसलिए देते हैं कि बॉडी में कभी किसी पेशेंट्स का ओवर रिस्पॉन्स होता है। बिल्कुल। तो ओवर रिस्पॉन्स जब होता है वायरस के खिलाफ तो लंग्स को डैमेज करता है वो, तो हम लोग स्टेरॉइड्स देके उस डैमेज को जो अपने बॉडी खुद कर रहा है उसको रोकते हैं। इसके बाद कुछ लोगों को ब्लड थिनर्स का जरूरत होता है, स्पेशली जिसमें कॉम्प्लिकेशंस हो रहा है। बिल्कुल। और इसके बाद की जो दवाएं हैं सब सपोर्टिव केयर है। सपोर्टिव केयर में सारी दवाएं जो उनको सपोर्ट के लिए चाहिए, जिसका किसी का बीपी थोड़ा कम है, किसी का थोड़ा शुगर चेंज है, सब इनको ध्यान रखना होता है, जिसका ऑक्सीजन लेवल कैसा है उस हिसाब से। बाकी एक बार जब ऑक्सीजन लेवल कम होना शुरू हो जाए या जस्ट कम होने के लक्षण की तरफ दिख रहा है, आपको चलने पर ऑक्सीजन कम हो रहा है, तब फिर होता है कि निमोनिया बढ़ना शुरू हुआ है, तब रेमडेसिविर का रोल आता है। उसमें भी ये बता दूं कि ऐसा नहीं है कि रेमडेसिविर देने से आपका पेशेंट ठीक हो ही जाएगा। बिल्कुल। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट दवा प्रोन पोजीशन और डेक्सोना है। और अगर आप क्या कहते हैं ये सोचे कि सिर्फ रेमडेसिविर मिल गया और आप ठीक हो जाएंगे, तो मैं बता रहा हूं गलत। क्योंकि अगर ऐसा होता तो बहुत ट्रायल्स हुए लास्ट ईयर भी कि रेमडेसिविर दिया गया और देखा गया, तो बहुत बार डब्ल्यूएचओ ने भी एक बार बोल दिया था कि रेमडेसिविर काम नहीं करता। लास्ट ईयर का यही था। लेकिन जब अभी हम लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं तो पिछली बार ही समझ में आ गया रेमडेसिविर डेक्सोना के साथ ही काम करता है, कोई स्टेरॉइड्स के साथ ही देने पे काम करता है, अकेला रेमडेसिविर कुछ नहीं काम करता। तो इस टाइम में जब अभी क्या है कि अचानक केसेस इतना तेज राइज हुआ है, तो जुडिशियस यूज ऑफ रेमडेसिविर बहुत जरूरी है कि हम जिसको जरूरत है पहले उनको दे। बहुत लोगों को जरूरत नहीं है, बहुत लोगों में 90% केसेस में वो खुद रुक जाएगा बीमारी, तो आप उन 90% को देने के चक्कर में 10% जिनको जरूरत है उनको हम पहुंचा नहीं पा रहे रेमडेसिविर। और ये बहुत दिक्कत वाली चीज हो गई कि जिनको जरूरत है उनको हम नहीं पहुंचा पा रहे हैं, 90% जो जिनको नहीं जरूरत है वो ले रहे हैं। तो ये चीज सबको समझना जरूरी है कि रेमडेसिविर की जरूरत सबको नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर कौशल साहब, बहुत ही सही बात आपने बताई। तो हम तमाम दर्शकों को ये बता देते हैं कि हमारे तमाम डॉक्टर्स हैं वो अपने तरीके से इलाज कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि कोई एक दवा हर मरीज के लिए उसी तरह से कारगर हो। ठीक उसी तरह से रेमडेसिविर में भी वही होता है कि केस टू केस वैरी करता है। जरूरत होती है तो डॉक्टर से इस्तेमाल करते हैं, जरूरत नहीं होती है तो इस्तेमाल नहीं करते। बहुत सारी दवाएं दूसरे भी अल्टरनेट मौजूद हैं और वो अपने हिसाब से अलग अलग मरीजों के लिए जिसकी जरूरत होती है उस दवा का इस्तेमाल डॉक्टर हमारे कर रहे हैं। इसलिए पैनिक क्रिएट ना करें, अफवाह ना सुने आप, और ऐसा बिल्कुल ना करें कि आप किसी को जरूरत रेमडेसिविर की हो उस तक रेमडेसिविर पहुंच नहीं पा रहा है और आप खरीद कर बैठ गए मुंह मांगी कीमत पर। तमाम हम डॉक्टर्स जो हैं वो हमारे साथ आप बने रहेंगे। डॉक्टर निर्मल, डॉक्टर संतोष, डॉक्टर कुणाल और डॉक्टर कौशल, आप बने रहे हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं और उसके बाद फिर से हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इस दौर में आपकी बातें और आपको लोग सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, क्योंकि एक आप ही हैं तमाम डॉक्टर्स जो लोगों के मन में जो व्याप्त भय है, जो भ्रांतियां हैं, जो अफवाह, उसको दूर कर सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकते हैं, हम फिर से आएंगे और फिर से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लौटते फौरन। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देखें न्यूज 11 भारत पर 11 स्पेशल में हमारा खास कार्यक्रम आज का अफवाहों से बचिए, क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और इसीलिए आप तमाम दर्शकों से गुजारिश करना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम को बहुत ही धैर्य के साथ, बहुत ही गंभीरता से आप सुने, क्योंकि ये वक्त धैर्य बनाए रखने का और गंभीरता से डॉक्टर्स की बात सुनने का है, वरना हम कोरोना से हार जाएंगे। और कोरोना से जीतना है तो इन बातों को जो हम आज करने जा रहे हैं डॉक्टर्स के साथ, हमारे
पैनल में आज शामिल हुए, उनकी बातों को आप जरूर ध्यान से सुने। तो हमारे साथ तमाम डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं। डॉक्टर निर्मल हैं धनबाद से, डॉक्टर संतोष गुप्ता जी हैं जमशेदपुर से, और साथ ही साथ रांची से डॉक्टर कुणाल और डॉक्टर कौशल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो रेमडेसिविर को लेकर चर्चा तो हमने सुनी। यहां पर अब रुख कर लेते हैं हम डॉक्टर संतोष का। डॉक्टर संतोष, आपसे जानना चाहेंगे यहां पर हम कि जिस तरीके से हम इलाज की बात यहां पर कर रहे हैं, तो इस इलाज के दौरान में किस किस तरह की समस्याओं से आपको दो चार होना पड़ता है? अगर हम अफवाह की ही बात कर लें, यदि लोग अफवाह में आ भी जाते हैं तो क्या उसकी वजह से भी थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं? जैसे कि मैं समझ पा रहा हूं कि जैसे बीपी बढ़ जाता हो या एक तरह का नौसिया हो, तो इससे भी क्या दिक्कतें बढ़ जाती है आप लोगों की इलाज के दौरान? जी बिल्कुल, पेशेंट को अगर एंजाइटी रहता है, बहुत डरा हुआ रहता है, तो वो मरीज वैसा ही रिस्पॉन्स करता है अपने बीमारी के साथ भी। तो पेशेंट को कोरोना होने पे घबराना नहीं चाहिए, अंदर से मोरल स्ट्रांग रखना चाहिए कि मैं ठीक हो जाऊंगा, और वो मरीज जरूर ठीक होता है। तो ऐसे में हम लोग पेशेंट को बहुत सारे चीज काउंसलिंग करते हैं। जो अंदर में सिस्टर्स रहती है, एक योगा टीचर होता है, वो योगा बताता है, और एक अंदर जो वातावरण रहता है, चूंकि वो पूरी तरह से क्लोज्ड वार्ड है और थोड़ा सा अंदर में पैनिक रहता है कि बगल वाला कैसा है, बगल वाले को वेंटिलेटर लगा है, एक उसके बगल वाले थोड़ी देर पहले एक्सपायर कर गया, तो आदमी पेशेंट बहुत डरा हुआ रहता है। तो ऐसे में जितने हम लोग जो हमारा हाउसकीपिंग है, जो वार्ड बॉय है, जो नर्सिंग है, जो डॉक्टर रहते हैं, वो सभी पेशेंट का मोरल बूस्टअप करते हैं कि भाई आप इस रोग से आराम से लड़िएगा और जरूर निकल जाइएगा। उनसे बातें करते हैं, उनका मन थोड़ा हल्का करते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं जरूर, और एंजाइटी रहने से थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन अगर पेशेंट अंदर से मोरल स्ट्रांग है तो जरूर वो अपने रोग से लड़ते हुए उस पर विजय जरूर पाता है। और बाकी तो दवाएं और सारी चीज तो चलती ही है। बिल्कुल, अब यही सवाल मेरे डॉक्टर निर्मल से भी होगा, धनबाद से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर निर्मल, एक बात जो खुलकर यहाँ पर सामने आई, डॉक्टर संतोष ने यहाँ पर कहा कि आप अंदर से अगर स्ट्रांग फील नहीं करते हैं तो डॉक्टर्स को भी इलाज करने बड़ी दिक्कतें आती है। किस हद तक ये बात सच है? और क्योंकि ये भी हम इसको मानकर चल रहे अफवाह का एक हिस्सा ही, या कि अफवाह का हिस्सा ये नहीं है, क्या मानकर चले इसे कि स्ट्रांग होना जरूरी है आपका? ये तो बहुत सही बात आपने पूछी है पंकज जी, कि अगर पेशेंट को डॉक्टर पर विश्वास है तो आप ये मान के चलिए कि जो है पेशेंट ठीक होकर के ही जाएगा। और जो उनके रिलेटिव्स होते हैं या पेशेंट को जब भरोसा नहीं होता डॉक्टर पर, तो डॉक्टर का भी जो है विश्वास जो है कमज़ोर हो जाता है। वो अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता है, लेकिन वो जो रिजल्ट चाहता है वो नहीं आता है, क्योंकि इसमें जो है पेशेंट की इच्छा शक्ति भी काम करती है, उसका इम्यूनिटी जो है वो थोड़ी कमज़ोर पड़ जाती है, जो कि उसको बूस्टअप करता है कि नहीं हम इससे लड़ सकते हैं। तो ये तो बात सही है। और जिस पेशेंट के अटेंडेंट जिनको कि अपने डॉक्टर पे भरोसा नहीं है, कभी किसी अपने रिलेटिव की बात को जो है हम लोग के सामने रखते हैं, कभी किसी की बात को रखते हैं कि वो ऐसे कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर से बात कीजिए, हमारे फलाना आदमी से बात करिए, तो हम लोग लगता है कि इनको भरोसा नहीं है। तो ये चीज़ ठीक नहीं है, इससे डॉक्टर का विश्वास टूटता है। तो ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल अपने डॉक्टर पर भरोसा कीजिए, वो उसके लिए मरीज जो है वो सब कुछ है। वो लोग सोचते हैं कि कोई लोग सोचते हैं कि डॉक्टर जो है हमारे पेशेंट पे ध्यान नहीं दे रहा है, ही नहीं दे रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास जब पेशेंट आ जाता है तो हम लोग यही सोचते हैं कि भाई इसको कैसे हम ठीक करें जिससे कि इसको आराम हो जाए। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर निर्मल, और आपका इसलिए शुक्रिया क्योंकि हम बता दें आपको कि डॉक्टर निर्मल इस वक्त अपने क्लिनिक में ही मौजूद थे और बहुत ही बेशकीमती वक्त उन्होंने न्यूज़ 11 भारत के लिए निकाला ताकि वो झारखंड की जनता तक अपने उन विचारों को पहुंचा सके कि इस कोरोना काल में आपको किन बातों का ध्यान रखना है और किन बातों से बचना है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर निर्मल, आपका हमारे साथ जुड़े, अपने कीमती वक्त दिया। लेकिन हमारे साथ बाकी जो हमारे मेहमान हैं डॉक्टर संतोष, वो भी जुड़े हुए हैं, हालांकि सबके वक्त बहुत ही कीमती, हम जानते हैं इस बात को। डॉक्टर कुणाल भी हमारे साथ जुड़े हैं जो लगातार कोरोना काल में अपने पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर कौशल भी हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन थोड़ा सा वक्त और हम चाहेंगे आपसे, क्योंकि हमें आपके जरिए दर्शकों तक, जनता तक पहुंचाना बहुत सी बातों को। डॉक्टर कुणाल,
अब ये फर्ज अब हम चाहते हैं आपसे कि एक कोई शख्स ऐसा, चलिए हमने रेमडेसिविर की बात कर ली, ऑक्सीजन सिलेंडर की बात कर ली, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की बात कर ली, तमाम चीजों में दर्शकों को हमें लगता है कि पता चल गया होगा कि वो परेशान होने की बजाय डॉक्टर्स पर अपना भरोसा करें, जहां इलाज करा रहे हैं वो डॉक्टर बेवजह आपको परेशान नहीं करेंगे और खुद से डॉक्टर ना बने। ये तमाम बातें हो गई। अब मान लीजिए डॉक्टर कुणाल कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे फीवर हो गया है या जुकाम है या सर्दी है, तो मुझे उस स्थिति में क्या करना चाहिए? एक आम व्यक्ति होने के नाते मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ताकि तमाम दर्शक भी उन बातों को फॉलो करें, सबसे पहले उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, एक आम सर्दी जुकाम और फीवर शुड बी ट्रीटेड एज आम सर्दी जुकाम ओनली, चाहे वो कोरोना हो या नहीं हो। बिल्कुल ठीक है। अनटिल अनलेस इससे ज्यादा का सिम्टम्स है तो हमें ज्यादा घबराने वाली बात हो जाती है। ये अगर आम सर्दी जुकाम है तो कोरोना में भी ये आम सर्दी जुकाम ही है। ये उसी तरह से ठीक होगा जैसे एक आम सर्दी जुकाम ठीक होता है। लोग घर में अपनी एहतियात बरतते हुए और एंटीहिस्टामिनिक्स और थोड़ा बहुत ये सब ले सकते हैं, मल्टीविटामिन वगैरह भी ले सकते हैं। ठीक है। विटामिन सी का भी देखा जा रहा है, काफ़ी रोल है इसमें, इम्यूनिटी का स्ट्रॉन्ग, जो भी आपको लगे कि इसका इम्यूनिटी स्ट्रांग होता है, आप काढ़ा बना के पीजिए और भाप लीजिए, दिन में 4 बार गार्गल कीजिए, और इससे ज़्यादा और कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ तक मेरा मानना है। जहाँ तक सवाल है आइवरमेक्टिन और फेविफ्लू का, तो इसका भी कोई ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है जो कि कन्फर्मेटरी बोलता है कि आप इसको लेने से 100% आपको कोविड में फ़ायदा है, कोरोना वायरस में फ़ायदा है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि अनटिल अनलेस जहाँ पर ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स ना हो तब तक घबराने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। आप घर में होम आइसोलेशन पे रहिए और अपना ध्यान रखिए और मास्क और सैनिटाइज़र का यूज़ कीजिए, इतना काफ़ी है। और हमेशा टाइम टू टाइम अपना सैचुरेशन लेवल, टेम्परेचर लेवल और बाकी पैरामीटर्स, ब्लड पल्स, बीपी वगैरह सब अपना मॉनिटर करते रहिए। और ये इंसेंटिव स्पायरोमेट्री और उल्टा लेटना, जैसा कि डॉक्टर कौशल ने भी बताया कि यही एक ऐसा तरीका है, कारगर तरीका है जिससे हमको कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। कॉम्प्लिकेशन मतलब रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और सांस की जो तकलीफ होती है, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमनली होता है कोविड पेशेंट्स में, तो इससे बचा जा सकता है। बिल्कुल। तो हमें अगर सिर्फ सर्दी, फ्लू और फीवर का सिम्टम्स आता है तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ एक फीवर की दवा और एंटीहिस्टामिनिक से ही काम चल जाना चाहिए। बाकी बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी का सप्लीमेंटेशन आप चाहें तो ले सकते हैं, उसमें कोई हार्म नहीं है। डॉक्टर कौशल, आपसे भी ये भी सवाल यही रहेगा कि ऐसी स्थिति में और क्या एड ऑन हो जाए, वो कौन से ऐसे सिम्टम जुड़ जाते हैं जब थोड़ी सी गंभीरता बरतने की जरूरत पड़ जाती है और थोड़े से गंभीर होने की जरूरत हो जाती है मरीज को? जैसे कि सर्दी जुकाम की बात होगी कि सर्दी है, आपको थोड़े से खांस रहे हैं आप, थोड़ा फीवर आपको हो रहा है, थोड़ा बदन दर्द है, थोड़ा सर दर्द है, इसके अलावा और कौन से वो सिम्टम है जब हमें सजग हो जाना चाहिए कि हाँ अब हमें, हालांकि टेस्ट तो आपको करा लेना चाहिए ऐसी स्थिति में, क्योंकि जिस हालत में हम जी रहे हैं तो कोई कभी भी कहीं से भी संक्रमित हो सकता है। इसके अलावा वो कौन से एड ऑन सिम्टम्स हैं जो बहुत वास्तव में जरूरत, मतलब ऐसा लगता है कि हाँ वो कोरोना के ही लक्षण होने चाहिए? देखिए, मैं डॉक्टर कुणाल की बात को ही आगे बढ़ाता हूँ। कोरोना वायरस या कोविड-19 बाकी रेस्पिरेटरी वायरस जैसे ही है। एडिनो वायरस थी, कॉमन कोल्ड वायरस थी, राइनो वायरस, कोरोना वायरस भी वैसे ही वायरस है, बस ये हमारे में पहले से कभी नहीं आई थी, पहली बार आ रही है और म्यूटेट कर करके आ रही है, तो इसलिए थोड़ा डिफरेंस है। तो इसलिए जो नॉर्मल कोविड-19 होता है तो वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, वो कोविड-19 फ्लू है। जैसे वायरल फ्लू होता है वैसे ही कोविड-19 फ्लू है। कोविड-19 फ्लू भी 5 दिन तक नॉर्मल फ्लू का सिम्टम्स लेके आता। अब फ्लू के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं वो अब जो पहले बताएं कि बुखार आ रहा है, किसी को बदन में दर्द है, किसी को सर में दर्द है, नाक में थोड़ी सर्दी है, खांसी है, हल्का लॉस ऑफ स्मेल है, टेस्ट नहीं आ रहा, ये सब कॉमन सिम्टम्स है। और ये सब 5-6 दिन, 1 हफ्ते में अपने खत्म हो जाती है। पहले के जमाने में हमें बचपन में भी मालूम था कि 5 दिन से अधिक वायरल रह रहा है तो इसका मतलब है कि आपको क्या कहते हैं, अब आगे डॉक्टर को दिखाने का जरूरत है। तो सेम केस अभी भी 5 से 6 दिन से पार हो रहा है, 1 वीक हो गया, फीवर आ ही रहा है, खांसी थोड़ा कंटिन्यू कर ही रहा है, तो इसका मतलब है कि अब आपको निमोनिया की तरफ जा रहा है। तो तब फिर आपको वहां पे डॉक्टरी परामर्श की जरूरत है, क्योंकि इसके पहले वायरल है, उसको आप जैसे पैरासिटामोल लिया, कफ सिरप लिया, सेम से चल जाएगा। लेकिन जैसे बाकी फ्लू का इलाज होता
था वायरल फ्लू वैसे ही होगा। कुछ लोगों को गैस्ट्रोइंट्राइटिस भी होगा, जो हम लोग बोलते हैं पेट खराब, 10-20% लोगों को वो भी हो रहा है, पेट खराब हो रहा है, ये सब ये भी होता है। कुछ लोगों को उल्टी जैसी लगेंगी, पेट खराब। 20% लोगों को वायरल गैस्ट्रोइंट्राइटिस जैसे पहले होती थी इससे भी हो रही है। लेकिन 7 दिन के बाद अगर फीवर हो रहा, कफ परसिस्टेंट है आपका, आपको चलने फिरने में हल्का थकान महसूस हो रहा है, इसको कमजोरी नहीं समझना है, सांस फूलना समझना है। ये बहुत बड़ा अंतर है। जो लोग हमें बोलते हैं हमको कमजोरी लग रहा था बुखार के चलते, वो कमजोरी नहीं होता, वो बाथरूम चलने में उनको सांस फूलने लगता है। वो सांस फूलना को आपको समझना है, ये सांस फूलना, ये कमजोरी नहीं है। और जो अच्छा चीज बताया, पल्स ऑक्स आप रख सकते हैं, स्पेशली 4-5 दिन हो गया फीवर का। पल्स ऑक्स में आपको सैचुरेशन दिखता है। नॉर्मल आप बैठे रहेंगे तो पल्स ऑक्स में हो सकता है सैचुरेशन लंग्स में हो जाने के बाद भी नॉर्मल दिखे, 95 है, 97, आप सोच रहे बहुत अच्छा है, 94, 95 रह रहा है। लेकिन इसको जल्दी पकड़ना हमारा गोल है। आप पेशेंट को बोलिए 1 सीढ़ी चढ़ जाओ, ठीक है, कम से कम 50 मीटर चल जाओ अंदर घर में ही, उसके बाद सैचुरेशन देखो, एकदम कम होगा, क्योंकि उस समय आपने ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट अपना शरीर का बढ़ाया है। आप क्या कर रहे हैं, चलने से क्या हो रहा है, आपको मांसपेशियों को ऑक्सीजन एक्स्ट्रा चाहिए, तुरंत आपका ऑक्सीजन कम होना दिखना शुरू हो जाएगा। तो तब क्या होगा, तब आप निमोनिया को अगर पकड़ोगे भी तो अर्ली स्टेज में पकड़ोगे। उस स्टेज में बाकी दवाओं से ट्रीटमेंट हो जाता है, रेमडेसिविर और हॉस्पिटल जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आज के समय में हॉस्पिटल ना जाना पड़े, ये भी एक बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बहुत ही कोविड-19 जो फ्लू है उससे जो निमोनिया का कन्वर्सन लास्ट ट्रेन में जो पिछली साल हुआ वेव आया था, उसमें कन्वर्सन 10% ही था। और 10% में भी सिर्फ बाकी बचे हुए 10% उसमें उनको सीवियर निमोनिया हो रहा था, जो हॉस्पिटल आना पड़ रहा था। इस बार क्या है, थोड़ा वो 30-40% निमोनिया में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन सबको सीवियर नहीं हो रहा। सीवियर अभी भी वही 10% लोगों को ही हो रहा है। तो ये वाला चीज हम लोग क्या कर सकते हैं कि अभी इस समय में जब बेड्स की हमारे भारत में 1000 आदमी पे एक ही बेड थी, जो हमारा डेटा था आज से 10 साल पहले 1000 आदमी पे एक ही बेड था। अभी काफी बेड्स बढ़ गया है पहले के कंपैरिजन में, तब भी अब अगर 100 आदमी पे भी एक बेड है तो दिक्कत है, क्योंकि इस बार तो हर 4-5 लोग में एक तो कोरोना पीड़ित हो चुके हैं अभी जो स्थिति है। तो इसमें आप बेड्स तो पूरा नहीं कर सकते। हम लोग एज अ डॉक्टर जितने लोगों को घर में भी ट्रीट कर सकते हैं वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जितने लोग को अनलेस अंटिल बहुत हाई ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, क्या कहते हैं, ऑक्सीजन कम होने लग रहा है, तब तो बात आपको हॉस्पिटल आना है। लेकिन जितने लोग उससे, और मैं बता रहा हूं, मैं पिछले कितने दिनों से लगातार सिर्फ स्टेरॉइड्स और इससे ज्यादातर लोग ठीक हो जा रहे हैं। मुझे लग रहा है 100 में जो मैं बोल रहा हूं ना, 5-10 उन्हीं को हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ रहा है, बाकी को नहीं जाना पड़ रहा है, जबकि निमोनिया होने के बावजूद। चलिए, बहुत तो महत्वपूर्ण चारों चीज पे ध्यान देना है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी कि लोगों में ये अफवाह बिल्कुल ना फैले कि अगर आप कोरोना संक्रमित हो भी गए हैं, रिपोर्ट आ भी गई है, तो जरूरी नहीं है कि आपको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी ही, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की जरूरत पड़ेगी ही, रेमडेसिविर की जरूरत पड़ेगी ही। बहुत सारे ऐसे इलाज के तरीके हैं जो डॉक्टर्स कई बार चाहते हैं कि जो पेशेंट है वो अस्पताल ना पहुंचे, बल्कि घर पे अपना इलाज वो शुरू करवा दे। और खास तौर से 7 दिनों के बाद जब स्थिति नियंत्रण में नहीं आती है, तब जाकर ऐसा होता है कि वो कोरोना का संक्रमण थोड़ा सा गंभीर स्टेज में पहुंचने लगता है, और तब अस्पताल जाने की आपको जरूरत है, कंसल्ट तो आपको करना पड़ेगा। हम डॉक्टर संतोष गुप्ता का यहाँ पे रुख कर लेते हैं एक बार फिर से, जमशेदपुर से जो हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर संतोष गुप्ता। देखिए, एक बातें तो खुलकर यहाँ पर डॉक्टर साहब सामने आ जा रही है कि बहुत ऐसी चीजें हैं जो लोगों के मन में डर की वजह से पैदा हो रही हैं, डर की वजह से ही व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं, क्योंकि आप बेड के चक्कर में जुगाड़ लगाने लग जाते हैं, सोच पैरवी लगाने लग जाते हैं, रसूखदार हैं, तो बहुत सारे तैयारी के चक्कर में आप क्या है कि ऐसे लोग जिनको वास्तव में जरूरत है उन तक नहीं पहुंच पाती है चीजें, और इसी वजह से क्रिएट होती, पैनिक क्रिएट हो रहा है। डॉक्टर संतोष, एक बात लोगों के मन में यह है कि जितने भी लोग इस दौरान अगर वो कोरोना का टेस्ट कराते हैं तो हर शख्स कोरोना पॉजिटिव निकलेगा ही, ये अफवाह है या वाकई में एक हकीकत है? ये ऐसा नहीं है, सारे लोग कोरोना पॉजिटिव निकलते, ऐसा नहीं है ना। और एक्चुअली क्या है कि पेशेंट के लक्षण पे सारा चीज अभी जो हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं वो पेशेंट के लक्षण को देखते हुए। अब लक्षण जो है कोरोना का, बुखार आना, गले में खराश आना, गले में दर्द होना, सर्दी, खांसी, और बदन हाथ में दर्द, सर में दर्द, लूज मोशन, जो डायरिया हो रहा है, वो ये सब लक्षण को देखते हुए कोरोना जांच बोला जाता है।
कराने के लिए। और जांच में दो तरह का जांच है, एक तो रैट हो गया, रैपिड एंटीजन टेस्ट। रैपिड एंटीजन टेस्ट की सेंसिटिविटी थोड़ा कम है, वो एक्चुअली अगर पॉजिटिव है तो कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन अगर वो नेगेटिव टेस्ट आता है तो उसको नेगेटिव नहीं मानना है, क्योंकि लक्षण आपका कोरोना वाला है। तो उसको देखते हैं हम लोग फिर रैपिड आरटीपीसीआर करने के लिए बोलते हैं। उसका रिपोर्ट आने में, अब जो हमारे यहाँ चल रहा है झारखंड में, 2 से 3 दिन लगता है उसका रिपोर्ट आने में, लेकिन लक्षण देखते हुए हम लोग उसका इलाज यथाशीघ्र शुरू कर देते हैं। उसे आइसोलेशन में बोल देते हैं रहने के लिए। उसकी स्थिति को देखते हुए अगर माइल्ड सिम्टम है, पेशेंट स्टेबल है, तो घर में आइसोलेशन में रहे, परिवार वालों से दूर रहे, कोरोना का जो सारा प्रोटोकॉल है उसको गाइडलाइन उसको पालन करना है, उसको दवाएं शुरू कर दी जाती हैं। तो इस तरह तब तक वो रिपोर्ट आ गया तो फिर हम लोग आरटीपीसीआर पे कंफर्म होके आगे चलते हैं कि आगे फिर ये कोरोना पॉजिटिव है, ये करना है। उसके बावजूद भी अगर सिस्टम लक्षण रह रहा है पेशेंट को, तो फिर हम लोग एक टेस्ट है HRCT, सीटी स्कैन ऑफ द चेस्ट, जो चेस्ट का सीटी स्कैन करते हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपका आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव है, उसके बावजूद भी अगर उसमें कोविड का जो लक्षण है सीटी चेस्ट में आता है, निमोनिया दिखता है, एक टिपिकल अलग तरह का निमोनिया इस कोविड में होता है जो दूसरे निमोनिया से, वैसा उसमें लक्षण दिखता है, तो हम लोग कोविड पॉजिटिव मान के ही उसका इलाज करते हैं। बिल्कुल। और तो अगर वो सीरियस रहता है, उसका सिचुएशन जी जी आप अपनी बात अगर वो लक्षण उसका घर में आइसोलेशन के बावजूद जी, अगर लक्षण उसका परसिस्ट कर रहा है, बुखार उसका रह रहा है, 5 दिन हो गए हैं, तो सीटी स्कैन ऐसे भी हमें करवाना पड़ता है। अगर 5 दिन तक किसी का फीवर है तो हम लोग 5वां या 6वां दिन उसका सीटी स्कैन और चेस्ट का जरूर करवाते हैं कि उसका स्टेटस देखने के लिए क्या है। दूसरा ब्लड का पैरामीटर है, डी डाइमर है, दूसरा CRP है। ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हम लोग उस पर मॉनिटर करते हैं कि उसको क्या करना है। तो ये टेस्ट तो जरूर महत्वपूर्ण है, बिल्कुल। अगर टेस्ट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, लेकिन अगर नेगेटिव है और लक्षण एकदम कोरोना वाला है तो उसको फिर आगे दूसरे टेस्ट से कंफर्म करना जरूरी है। और जैसे भी हम लोग को लगता है सिचुएशन फॉल कर रहा है, तब उसको हॉस्पिटलाइजेशन के लिए बोलते हैं कि आपको भर्ती होना है। अगर से वो सिचुएशन 94 के ऊपर रह रहा है आराम से, तो वो घर पे रहे, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर के गाइडलाइंस में रहे, जो आजकल टेलीकॉन्फ्रेंस से आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वैसे डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, वो आपको मॉनिटर कर लेंगे, सुबह शाम आपसे बात कर लेंगे, आपको मोरली भी अच्छा लगेगा और घर का वातावरण भी, आपको घर के लोग भी सपोर्टिव है। क्योंकि वो आपको हॉस्पिटल में नहीं मिल पाएगा, वो बेड आप उसके लिए छोड़ दीजिए हॉस्पिटल में। जो सीरियस मरीज है, जिनको बेड की आवश्यकता है, सैचुरेशन कम हो रहा है, उनको लाइफ सपोर्ट की आवश्यकता है, वेंटिलेटर की आवश्यकता है, NIV जो नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन है, उस मशीन की आवश्यकता है, तो वैसे लोगों के लिए बेड को छोड़ दीजिए। आप एकदम पैनिक होकर अचानक एकदम हॉस्पिटल में भर्ती हो जाना है कि मैं सीरियस हो जाऊंगा, इसलिए पहले से बेड ऑक्युपाई करके रख लूं, इसके कारण ही आज हमें बेड का क्राइसिस देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। तो ये चीज इतना पैनिक नहीं होना चाहिए। आप हाँ, बशर्ते आप एक डॉक्टर के कंसल्ट में जरूर रहें। आप अगर क्लिनिक नहीं जा सकते, घर के आइसोलेशन में है, तो टेलीफोन के जरिए, जो आजकल टेलीमेडिसिन हो गया है, उसके जरिए आप आराम से उससे कंसल्ट करके, और वो आपको मॉनिटर करेंगे और कंसल्ट करके आप घर में रह सकते हैं और रिकवर पूरी तरह कर सकते हैं और पूरी तरह स्वस्थ हो सकते हैं। बिल्कुल। तो ये निश्चित तौर पर, क्योंकि आम लोगों के बीच में एक अफवाह ये फैली हुई है कि अगर हम रसूखदार हैं तो हमें बेड मिलेगा, यदि हमारा कोई अप्रोच है तो हमें रेमडेसिविर मिलेगा, तो ये तमाम चीजें हैं। तो ऐसे में घबराने की जरूरत क्यों? जब आपको लगता है कि भगवान भरोसे आप है, तो भगवान पे थोड़ा भरोसा रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए। तमाम डॉक्टर्स आपको यही तो बता रहे हैं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हर केस में आप अस्पताल पहुंच जाए, उन बेड को आप घेर कर बैठ जाओ, ऑक्यूपाई करके बैठ जाए, जिसकी जरूरत आपको ना है। तो दिक्कत तो अब तमाम लोगों की है, और जाहिर सी बात ऐसे में चीजें खराब होती जाएंगी। इसलिए इन तमाम बातों का आप ध्यान सुनिए। डॉक्टर कुणाल, एक जो अफवाह लोगों के बीच में है, उससे भी मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा उसकी समाधान आप कर दीजिए। लोगों के बीच में फैल रहा लगातार। एक बात आप लोग तमाम डॉक्टर्स बार बार करें कि ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल जो है वो 90 से ऊपर रहे, ये बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ हम मास्क लगाते हैं, और मास्क भी अब हम डबल लगा रहे हैं, क्योंकि एक मास्क में कहा जा रहा है कि सिर्फ 40% ही क्षमता होती है किसी वो ड्रॉपलेट को रोक पाने की, तो अब लोग डबल मास्क भी लगा रहे हैं। तो क्या ये अफवाह है या वास्तव में हकीकत है कि मास्क आप दिन भर अगर लगाए रहेंगे तो हो सकता है कि ऑक्सीजन का लेवल आपके खून में कम हो जाए और फिर वो आपके लिए दिक्कतें पैदा करें?
देखिए, जितना जहाँ तक यूज़ है मास्क का, तो मास्क ऑफ कोर्स हम लोग को प्रोटेक्शन देता है। अभी अगर ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क का बात करें तो वो अगर कोई कोविड पॉजिटिव अगर पेशेंट है, अगर हम उसको भी पहना के रखें तो उससे ऑक्सीजनेशन में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई पेशेंट कोविड पॉजिटिव भी है और उसको हम ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क वगैरह भी पहना के रखें तो उससे भी ऑक्सीजनेशन में कोई खास अंतर नहीं पड़ता। हाँ, अगर आप 2-3 मास्क एक साथ पहन के रखें और एक ही मास्क को लगातार कई दिनों तक पहन रहे हैं तो उसमें बाकी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी फैलने का चांसेस काफ़ी हाई रहता है। और सैचुरेशन लेवल का जहाँ तक सवाल है, सिर्फ मास्क लगाने से सैचुरेशन लेवल उतना ड्रॉप नहीं करेगा जो कि सिग्निफिकेंट हो। वो अगर जब तक कि कोई इन्फेक्शन ना हो, जब तक कि कोई लंग्स में इन्वॉल्वमेंट ना हो, तब तक वो सैचुरेशन लेवल ऐसे नहीं फॉल करेगा। सिर्फ मास्क लगा लेने से ही मुझे नहीं लगता कि सैचुरेशन लेवल फॉल करेगा। तो ये एक तरह से समझ लीजिए अफवाह ही है। हाँ, लेकिन मास्क का भी जुडिशियल यूज़ होना चाहिए। सिंगल लेयर मास्क सफिशिएंट है। अगर आप कोविड इन्फेक्टेड जोन में अगर नहीं जा रहे हैं तो सिंगल लेयर सर्जिकल मास्क भी आप पहन के जा सकते हैं, वो सफिशिएंट है आपके लिए और उससे आपके ऑक्सीजनेशन में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जहाँ तक N95 का सवाल है तो आप N95 भी लगा के रख सकते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम और उसमें भी ऑक्सीजनेशन लेवल का कोई ड्रॉप नहीं होता है। हाँ, कई बार होता है कि मास्क लगा काफ़ी देर से मास्क लगा के रखने से क्या होता है कि अपना खुद का ही कार्बन डाइऑक्साइड लोग खुद ही इनहेल कर जाते हैं। उसमें उस केस में अगर मास्क काफ़ी टाइट फिटिंग हो, उस केस में ये केसेस ज़्यादा होता है। लेकिन आप हमेशा ऐसा भी नहीं होता है कि हर इंसान 24 घंटे में 24 घंटा मास्क लगा के ही रहता है। उसको जहाँ भी थोड़ा बहुत सफोकेशन या ऐसा फील होता है तो डेफिनेटली वो मास्क थोड़ी देर के लिए हटा देता है एंड दैट इज सफिशिएंट टाइम टू रिकवर फ्रॉम दैट क्राइसिस। डॉक्टर कौशल के पास चलते हैं। तो बहुत ही मुझे नहीं लगता कि सिर्फ मास्क लगा लेने से सैचुरेशन लेवल ड्रॉप करेगा। चलिए, बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी यहाँ पर, क्योंकि एक मन में लोगों के भय होता है कि हम तो खुद ही का कार्बन डाइऑक्साइड खुद ही हम इनहेल करते जा रहे हैं, तो ऐसे में ऑक्सीजन का सैचुरेशन को हम कैसे बनाए रखें, मेंटेन कैसे करें। डॉक्टर कौशल के पास चलते हैं। डॉक्टर कौशल, जो ये बातें बार बार की जाती है, काढ़े की बात की जाती है, काढ़ा आप पीते रहें या आप स्टीम लेते रहें या ये ऐसी चीजें, घरेलू चीजें, तो ये वास्तव में कारगर हैं या अफवाह महज हैं, या वास्तव में ये शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने में या जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर आपके नाक में लंग्स में हो रहा तो उसको दूर करने में कारगर होती साबित? देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, डॉक्टर कुणाल ने भी बताया कि कोई ऐसी दवा नहीं है जो कोविड फ्लू से, कोविड निमोनिया होने से रोक दे। एकदम क्लियर हो जाइए, कोई ऐसी दवा नहीं है जो कोविड फ्लू हुआ है और कोविड निमोनिया होने से रोक दे। ये सच में भगवान का है, आपका शरीर के अंदर का है कि आपका शरीर उसको रोकने में सक्षम है कि नहीं है। तो इस बात को अगर हम सोचे तो इसमें दो ही चीज प्रोडक्टिव है। आप थोड़ा इम्यून बूस्टर ले रहे हैं, यस ठीक है, विटामिन थोड़ा सी ले रहे हैं, थोड़ा जिंक ले रहे हैं, ये सब बॉडी को इम्यूनिटी देता है। तो उसी तरह काढ़े में तुलसी का हो, तुलसी हो, इसमें अदरक हो, थोड़ा बहुत, ये सब तो नॉर्मल इम्यून बूस्टर था हमारे पहले से, हमें मालूम है कि ये सब इम्यून बूस्टर्स है। तो जो थोड़ा भी रोल नहीं तो आप निभाते होंगे, और इनका साइड इफेक्ट तुलसी का कभी नहीं था। सबको मालूम है कि तुलसी से कोई साइड इफेक्ट तो था नहीं। जो प्लेन तुलसी है या घर में थोड़ा अदरक डाला या वो, बाकी काढ़ों में 1000 चीज डाल दे रहे लोग, वो सब डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुलसी के नॉर्मल तुलसी टी या ग्रीन टी से कभी एंटीऑक्सीडेंट्स थे और ये थे, ये सब आराम से इसको कंटिन्यू किया जा सकता है। स्टीम लेना, जिसको गले में थोड़ा खराश हो रहा है, वार्म नमक पानी में डाल के, गर्म पानी में, गुनगुने पानी में गुलाला करना, ये सब रिलीफ देगा और इनफैक्ट कुछ ना कुछ तो रोल होगा। आज ऐसा नहीं है कि पूरा केस कंट्रोल स्टडी किया हुआ है कि इससे नहीं बढ़ रहा है या इससे रुक रहा है, कंफर्म तो नहीं बोल सकते। लेकिन एक चीज जो देख रहा हूं, उल्टा लेट के सोना सच में निमोनिया होने से रोक रहा है, निमोनिया होने से आगे रोक रहा है। और ये इसलिए भी बता दूं, इंसान को छोड़ के ज्यादातर जानवर ना उल्टा लेट के सोते। बिल्कुल। और सब, किसी को भी कोविड का निमोनिया नहीं हो रहा। हो सकता है उनको भी फ्लू का हल्का फुल्का नाक में आ रहा होगा, लेकिन किसी को, जानवर को निमोनिया नहीं हुआ। तो इसलिए बोल रहा हूं कि हम लोग अगर उल्टा लेट के सोएंगे तो 90% चांस है कि हम लोग को निमोनिया नहीं होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कौशल, डॉक्टर कुणाल और डॉक्टर। निमोनिया का इसका साइंटिफिक रीजन है पहले से जी, पहले से, क्योंकि इस कोरोना का भी जब सीटी स्कैन हर एक पेशेंट्स का देखिएगा तो ये ना, जहां पे हम लोग का पीठ वाला, पीछे वाला पोर्शन लंग्स में इन्वॉल्व हो रहा है पहले, और वो मेजर एरिया होता है जो कि ऑक्सीजन पहुंचाता है
तो जब आप इसको रिवर्स कर देते हैं तो आगे का पोर्शन पतला होता है, लंग्स का, फेफड़े का, तो जो इन्वॉल्वमेंट भी होता है वो थोड़ा होता है, आपको हॉस्पिटल जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। यानी कुल और मिलाकर ये बता दूं, हॉस्पिटल में जाने के बाद भी हम जरूर उल्टा लिटाएंगे, वेंटिलेटर डालने के बाद भी उल्टा लिटाते हैं, तो इसलिए उल्टा लिटाना एक कॉमन चीज है, चाहे वो निमोनिया को रोकने के लिए या आगे बढ़ने से रोकने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कौशल, डॉक्टर कुणाल और डॉक्टर संतोष, आप हमारे साथ जुड़े और अपने उन तमाम बहुमूल्य विचारों से दर्शकों को अवगत कराया और साथ ही साथ उन अफवाहों को आपने विराम देने की कोशिश की है जिसकी वजह से राज्य में स्थिति लगातार भयावह नजर आ रही है। हालांकि वो है नहीं, लेकिन लोगों की अधीरता की वजह से, लोगों में धैर्य की कमी की वजह से ये तमाम स्थितियां पैदा हो रही हैं। इसलिए इन तमाम डॉक्टर्स के जरिए जो संदेश आप तक पहुंच रहा हो बिल्कुल सच है। आप तमाम सुरक्षा नियमों का पालन करते रहें, आप घर में आइसोलेशन में रहकर भी ठीक हो सकते हैं, आप काढ़ा या तमाम ऐसे आयुर्वेदिक चीजों के जरिए अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल बढ़ाएं। और रेमडेसिविर की बेवजह खरीद फरोख्त से आप बचें, बेड ऑक्यूपाई करने से बचें, तो अभी हम कोरोना को हरा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कौशल, डॉक्टर कुणाल और डॉक्टर संतोष, हमारे साथ जुड़े आप। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। उम्मीद है कि उन तमाम अफवाहों से अब आप भी मुक्त हो चुके होंगे जिन अफवाहों की वजह से आप परेशान हो जाते हैं, आप घबरा जा रहे थे। हमारी कोशिश रंग लानी चाहिए, इसी कोशिश में हमने एक खास कार्यक्रम रखा था, अफवाहों से बचकर रहें।